नमस्कार, मैं संदीप उप्रेती आप सभी का स्वागत करता हूं उप्रेती क्लासेस में। आज का जो हमारा टॉपिक है इसका नाम है वोल्केनो, जिसे हिंदी में कहा जाता है ज्वालामुखी। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो टॉपिक है बड़ा इम्पोर्टेंट है। ये जियोमॉर्फोलॉजी का एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और जियोमॉर्फोलॉजी जो टॉपिक है ये एक अलग सा टॉपिक होगा जिसको मैं अलग से समझाऊंगा। आज मैंने सिर्फ जियोमॉर्फोलॉजी का एक छोटा सा टॉपिक यहाँ पे उठाया है जिसका नाम है वोल्केनो। तो यहाँ पर सबसे पहले एक क्वेश्चन हमारे पास ये बन जाता है, अगर उसने आपसे इस तरह से पूछ दिया कि भाई जो वोल्केनो होता है ये किस प्रकार की फोर्स का एग्जाम्पल है, यानी ये एंडोजेनिक फोर्स का एग्जाम्पल है या एक्सोजेनिक फोर्स का एग्जाम्पल है। आइए इसको समझते हैं। यहाँ पर ये मैंने अर्थ बना रखी है, ठीक। इस अर्थ में मैंने कुछ एरो ऐसे बना रखे हैं जो बाहर से अंदर की तरफ आपको दिख रहे होंगे और कुछ एरो ऐसे जो अंदर से मैंने बाहर की तरफ बना रखे हैं। तो बेसिकली जो फोर्सेस हमारी अर्थ पर बाहर से अंदर की तरफ लगती हैं उनको बोला जाता है एक्सोजेनिक फोर्सेस या उनको एक्सटर्नल फोर्सेस कहा जाता है, यानी हिंदी में हम उसको बोलेंगे बाह्य फोर्सेस। और ऐसे ही कुछ ऐसी फोर्सेस होती हैं जो हमारे धरातल के अंदर से और बाहर की तरफ लगती है। तो इस तरह की फोर्सेस को बोला जाता है एंडोजेनिक फोर्सेस या इंटरनल फोर्सेस। तो जब हम एंडोजेनिक फोर्सेस या इंटरनल फोर्सेस की बात करते हैं तो उसमें जैसे हमारा अर्थक्वेक हो गया, हमारा वोल्केनोज हो गया, इसके अलावा और भी कई सारी फोर्सेस होंगी जिनको हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम जियोमॉर्फोलॉजी को पढ़ेंगे। यहाँ पर हमने सिर्फ इतना समझना है कि ये जो एंडोजेनिक फोर्सेस हैं इनमें से एक वोल्केनो भी होता है। तो आपका क्वेश्चन ऐसे बन जाएगा कि भाई जो वोल्केनो है ये एंडोजेनिक फोर्स का एग्जाम्पल है, ठीक। अब जो ये वोल्केनो टॉपिक है इसको समझने से पहले, यानी यहाँ पर मैंने कुछ यहाँ पे हेडिंग्स लिखी हुई हैं, जैसे वोल्केनो क्या होता है, वोल्केनोसिटी क्या होती है, वोल्केनिज्म क्या होगा, वोल्केनोलॉजी क्या होती है, वोल्केनोलॉजिस्ट कौन होता है, या मटेरियल इजेक्टेड बाय वोल्केनोज, यानी जो ज्वालामुखी होते हैं उनसे जो मैग्मा निकलता है उसमें क्या क्या होता है। इसके अलावा कॉजेज ऑफ वोल्केनिक इरप्शन, यानी ये ज्वालामुखी का उद्गार, यानी वोल्केनिक इरप्शन होता क्यों है, उसके पीछे क्या कारण होते हैं। फिर हम ये समझेंगे कि भाई ये मैग्मा है और ये लावा है, आखिर ऐसा क्या है कि जब तक ये मैग्मा धरातल के अंदर है इसे मैग्मा कहा जाता है, जैसे ही धरातल से बाहर निकलता है हम इसको लावा बोलते हैं। तो ये डिफरेंस क्यों आता है, हम इन सारे पॉइंट्स को एक एक करके आज यहाँ पे समझने वाले हैं। तो सबसे पहले इन डेफिनेशंस को समझने से पहले आप इस डायग्राम पे गौर कीजिए। यहाँ पर मैंने डायग्राम बनाया हुआ है और इस डायग्राम को पहले हम समझेंगे फिर हम चलेंगे वहाँ पे। तो यहाँ पर इस डायग्राम में जो आपको ये रेडिस दिख रहा होगा सारा का सारा, ये सारा का सारा क्या है, मैग्मा है। यानी मैग्मा किस में रहता है, एस्थेनोस्फीयर में। अब ये एस्थेनोस्फीयर कहाँ पर होता है, इसके लिए हम चलेंगे यहाँ पे। यानी ये हमारा अर्थ का स्ट्रक्चर है। इस अर्थ की जो सबसे बाहर के लेयर है ना इसको बोलते हैं क्रस्ट, जिसमें हम लोग रहते हैं। उसके अंदर की जो लेयर होती है उसको बोलते हैं मेंटल, और सबसे अंदर की जो लेयर होती है उसको बोला जाता है कोर। अब जब हम मेंटल की बात करते हैं तो मेंटल का एक ऊपरी हिस्सा होता है और एक निचला हिस्सा होता है। तो मेंटल का जो ऊपरी हिस्सा होता है जो क्रस्ट के निचले हिस्से से टच कर रहा होता है, ये वाला पोर्शन, ठीक है ना, तो इसको बोला जाता है एस्थेनोस्फीयर। यानी आपने इस तरह से दिमाग में रखना है, मेंटल का ऊपरी हिस्सा और जो हमारी क्रस्ट है उसका निचले हिस्सा, उसके बीच का जो पोर्शन होगा उसे कहा जाता है एस्थेनोस्फीयर। और उसी एस्थेनोस्फीयर में यहाँ पर होता है ये मैग्मा। अब जो ये मैग्मा होता है, ये मैग्मा जो होता है ये पिघली हुई जो रॉक्स होती है ना, यानी जो चट्टानें पिघल जाती हैं उन्हीं का ये मटेरियल होता है। क्योंकि देखो यहाँ का जो टेम्परेचर होता है इस एस्थेनोस्फीयर में, यहाँ पे जो टेम्परेचर होगा वो लगभग 600 डिग्री से लेके और 1200 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है। और इतने ज़्यादा टेम्परेचर में ये जो क्रस्ट वाला पोर्शन है ना, ये तो यहाँ पर ये चट्टानें लगातार क्या हो रही होती हैं, पिघल रही होती हैं। तो बेसिकली जो मैग्मा है ये इन जो चट्टानें पिघल जाती हैं
और पिघलने के बाद ये ऐसे सेमी लिक्विड फॉर्म में होती हैं। सेमी लिक्विड फॉर्म का मतलब क्या हो गया, जो ना पूरी तरह से सॉलिड होंगी और ना पूरी तरह से लिक्विड, ना वो पूरी तरह से ठोस होंगी ना पूरी तरह से द्रव। इसका बेस्ट एग्जांपल होता है आपका, आपने कोलगेट तो देखा होगा। कोलगेट कैसा होता है, वो सेमी लिक्विड होता है, मतलब ना वो पूरी तरह से लिक्विड होता है और ना पूरी तरह से सॉलिड होता है। तो अब यहाँ पर जहाँ पर ये मैग्मा का वॉल्यूम ज़्यादा होता है उसे बोला जाता है मैग्मा चैम्बर। ठीक, अब ये मैग्मा चैम्बर है और जहाँ से ये मैग्मा बाहर निकलता है ना, ये वाला पोर्शन, इसको बोलते हैं मैग्मा हर्थ। और ये मैग्मा चैम्बर अधिकतर वहाँ पर बनता है जहाँ पर क्या होता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। तो ये है आपका मैग्मा हर्थ। अब क्योंकि यहाँ पर लगातार क्या होती है, एनर्जी बन रही होती है। एनर्जी क्यों बन रही होती है, क्योंकि भाई हमारी जो अर्थ है वो अपनी एक्सिस पे घूम रही होती है। तो हमारा जो क्रस्ट है वो इस मेंटल के ऊपर भी लगातार क्या होता है, उन दोनों में मूवमेंट हो रहा होता है। अब उस मूवमेंट की वजह से इन दोनों ही लेयर्स के बीच में क्या होता है, फ्रिक्शनल फोर्स काम कर रही होती है और उस फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से लगातार वहाँ पे क्या होती है, एनर्जी जनरेट होती है। अब जब ये एनर्जी जनरेट हो रही होती है तो इस एनर्जी को अब क्या होता है, बाहर निकलना होता है। तो वो एनर्जी बाहर निकलने का रास्ता ढूंढेगी। तो जहाँ उसे धरातल पर कोई वीक पॉइंट मिल जाता है तो वहाँ से वो बाहर निकल जाती है। लेकिन वो एनर्जी बाहर कैसे निकलेगी, उसके पीछे ये कन्वेक्शनल करंट्स होती हैं। यानी कन्वेक्शनल करंट के रूप में वो जो एनर्जी है, यानी फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से जो लगातार एनर्जी बन रही होती है उसे बाहर निकलना होता है। तो वो मैग्मा के रूप में वो कन्वेक्शनल करंट के द्वारा इस पाइप के द्वारा यहाँ से बाहर निकल जाती है। ठीक, इसके बाद यहाँ पर जो ये पाइप सा आपको दिख रहा होगा, इसे वेंट कहा जाता है। ठीक है ना, मतलब जो ये पाइप है जहाँ से मतलब ये वॉल्केनिक इरप्शन होगा, जहाँ से ज्वालामुखी का पदार्थ बाहर निकलता है, ये इसे बोला जाता है क्रेटर। यानी जहाँ से ये बाहर निकलेगा ये क्रेटर हो गया। इसके अलावा जब वॉल्केनिक इरप्शन होता है तो उसमें गैसेस होती हैं, 10 पार्टिकल होते हैं, एस होती है। इसके अलावा उसमें रॉक के फ्रेगमेंट्स होते हैं। भाई देखो ना, चट्टानें पिघल रही हैं, जब चट्टानें पिघलेंगी तो उनमें विस्फोट भी होता है। तो कुछ चट्टान के टुकड़े छोटे हो जाते हैं, कुछ बड़े साइज के होते हैं, कुछ ट्रायंगुलर शेप में होते हैं, तो उनको अलग अलग नाम दिया जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं ये रॉक के फ्रेगमेंट्स हैं। अगर रॉक का जो फ्रेगमेंट यानी चट्टान के टुकड़ों का आकार अगर मटर के दाने के बराबर है तो उनको नाम दिया जाता है लैपिली। और अगर उन जो रॉक के फ्रेगमेंट्स हैं उनका साइज 6 सेंटीमीटर से लेके और 1 मीटर के आसपास हो तो उनको बोलते हैं वोल्केनिक बॉम्ब कहा जाता है। और अगर उन पत्थरों का, उन रॉक फ्रेगमेंट्स का साइज अगर ये ट्रायंगुलर शेप में है यानी त्रिभुज के आकार का है तो उन्हें ब्रिसिया कहा जाता है। इधर से जो गैसेस होती हैं, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, और जो एस मतलब जो राख होती है वो यहाँ से उड़कर और एटमॉस्फेयर में फैल जाती है। तो ये तो है हमारा इस वॉल्केनो यानी ज्वालामुखी का स्ट्रक्चर। ठीक है, अब आइए अब हम समझते हैं यहाँ पर कि वॉल्केनो किसे कहा जाता है। ठीक है, अब वॉल्केनो का मतलब होता है, भाई अगर हम इस माउथ को देखें, इस माउथ से अंदर का जो पोर्शन है इसको हम देख नहीं सकते हैं। हमको दिखता क्या है, जब मैग्मा इस माउथ से बाहर निकलता है और उसकी जो लपटें होती हैं वो आसमान में चली जाती हैं और इस तरह से ऊपर धुएं का एक बड़ा सा बादल बन जाता है। ठीक है, तो जो विजिबल पोर्शन होता है ना, इस माउथ से लेकर और जहाँ तक वो क्लाउड का फॉर्मेशन होता है, तो उस विजिबल पोर्शन में हमें जो जो चीज़ें दिखाई दे रही होती हैं वहाँ पे उसे कहा जाता है वॉल्केनो। ठीक, आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम बात करेंगे वोल्केनो सिटी की। तो वोल्केनो सिटी जो है ये अपने आप में एक पूरा प्रोसेस है और इस प्रोसेस की शुरुआत होती है इस मैग्मा के चैम्बर से। ये जो पूरा प्रोसेस होता है जिसमें मैग्मा चैम्बर से, मैग्मा हर्थ से होते हुए मैग्मा बाहर आ रहा है, फिर उसमें से जो गैसेस होती हैं वो एटमॉस्फेयर में चली जाती हैं और वहाँ पे क्लाउड का फॉर्मेशन हो जाता है। इसके अलावा जो मैग्मा बाहर निकलेगा वो नीचे इधर सेटल डाउन हो जाएगा। तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है
जिसमें मैग्मा बाहर निकल रहा है, ऊपर क्लाउड का फॉर्मेशन हो रहा है, उधर वो सॉलिडिफाई हो रहा है, ठंडा भी हो रहा है, ठीक है ना। तो ये पूरा प्रोसेस होता है वोल्केनोसिटी। ठीक, इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे वोल्केनिज्म। अब वोल्केनिज्म क्या है, ये भी एक प्रोसेस है, ये पूरा कंप्लीट प्रोसेस होता है। इसमें क्या होगा भाई, अभी हमने देखा कि वोल्केनोसिटी, ठीक, हमने वोल्केनो को समझा, हमने वोल्केनोसिटी को समझा। अब यहाँ पर एक और चीज़ होती है, यानी जब ये मैग्मा यहाँ से बाहर निकलेगा तो धरातल के अंदर बड़ी बड़ी दरारें होती हैं, तो उन दरारों के अंदर मैग्मा सेट हो जाता है। अब जब वहाँ पर वो मैग्मा सेट हो जाएगा तो वहाँ पर अलग अलग तरह के लैंडफॉर्म्स बनते हैं, यानी अलग अलग तरह की स्थल आकृतियाँ बनती हैं। इसी तरह से जब ये मैग्मा बाहर सेटल होता है तो यहाँ भी कुछ अलग अलग तरह की स्थल आकृतियाँ बन जाती हैं। तो जब हम इस वोल्केनो को, वोल्केनोसिटी को और इसके अलावा जो अलग अलग तरह के यहाँ पे लैंडफॉर्म्स बन रहे हैं उनको एक साथ देखते हैं, उस पूरे प्रोसेस को हम एक साथ लेते हैं, तो तब वो बन जाता है आपका वोल्केनिज्म। ठीक, अगला जो यहाँ पर टर्म है हमारा, उसको बोलते हैं वोल्केनोलॉजी। वोल्केनोलॉजी का मतलब होता है यानी ज्योग्राफी की वो ब्रांच जहाँ पर ज्वालामुखी या वोल्केनो का अध्ययन किया जाता है या उसकी स्टडी की जाती है। इसके बाद है यहाँ पर वोल्केनोलॉजिस्ट। वोल्केनोलॉजिस्ट का मतलब होता है वो साइंटिस्ट जो वोल्केनो की स्टडी करता है, यानी इस पर रिसर्च करता है। इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि मटेरियल इजेक्टेड बाय वोल्केनोज, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जो हमारा जब वोल्केनिक इरप्शन होता है तो उस वोल्केनिक इरप्शन में जो मटेरियल निकलता है उस मटेरियल में क्या क्या होता है। तो जो ये मैग्मा होता है ना, इस मैग्मा में सॉलिड मटेरियल भी होता है, इसमें लिक्विड मटेरियल भी होता है और इसमें गैसियस मटेरियल भी होता है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो गैसियस मटेरियल होता है यानी उसमें कौन कौन सी गैसेस होती हैं। अगर हम गैसेस की बात करते हैं तो यहाँ पर जलवाष्प, जिसको हम बोलते हैं वाटर वेपर बोला जाता है। दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर होती है, सल्फर डाइऑक्साइड इसमें होता है। इसके अलावा हाइड्रोजन गैस यहाँ से निकलती है, हाइड्रोक्लोरिक गैस यहाँ से निकलती है, अमोनियम क्लोराइड गैस यहाँ से निकलती है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस यहाँ से निकलती है। इसके अलावा और भी अन्य गैसें यहाँ से निकलती हैं। अब यहाँ पर वो एग्ज़ाम में कई बार क्वेश्चन आपसे इस तरह से पूछता है कि भाई जब वोल्केनिक इरप्शन होता है तो उस वोल्केनिक इरप्शन में सबसे ज़्यादा अमाउंट में कौन सी गैस निकलती है। तो इसका आंसर हो जाता है जलवाष्प, यानी जिसको हम बोलते हैं वाटर वेपर। यानी सभी गैसों में लगभग 60 से 90% जो गैस होती है वो होती है आपकी वाटर वेपर यानी जलवाष्प। इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे जो यहाँ पर लिक्विड मटेरियल होता है। तो लिक्विड मटेरियल क्या होता है यहाँ पे, यानी ये जो मैग्मा है, ये मैग्मा अभी मैंने कुछ देर पहले आपको बताया था, ये मैग्मा कैसे बनता है। यानी यहाँ पर जो हमारी अर्थ की क्रस्ट है, तो क्रस्ट के नीचे जो रॉक्स होती हैं, ये रॉक्स क्या हैं, लगातार पिघल रही हैं। तो पिघलने के कारण क्या है, ये लिक्विड स्टेट में है। तो उस लिक्विड स्टेट में जो ये हमारी रॉक है, तो उसी रॉक का ये मटेरियल है जो किस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है। और जब वोल्केनिक इरप्शन होता है तो वो लिक्विड फॉर्म में सारा मटेरियल यहाँ से क्या होता है, बाहर निकल रहा होता है। इसके बाद इसमें सॉलिड मटेरियल की हम बात करेंगे तो सॉलिड मटेरियल में क्या होता है भाई, रॉक फ्रेगमेंट्स यानी चट्टान के टुकड़े, जो मैंने अभी आपको यहाँ पर बताए थे, लैपिली, वोल्केनिक बॉम्ब और ब्रिसिया। इसके अलावा धूल के कण, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। इसके अलावा एस यानी राख, भाई जब वहाँ चीज़ें जल रही होंगी तो उनसे राख भी बन जाती है। तो ये सब जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं ये सब इस मैग्मा में मिले होते हैं, और जब वोल्केनिक इरप्शन होता है ये सारी की सारी चीज़ें क्या होती हैं, बाहर निकल आती हैं। कॉजेज ऑफ वोल्केनिक इरप्शन, यानी अब हम ये समझते हैं कि इस धरातल के अंदर जो ये मैग्मा है, ये मैग्मा धरातल से बाहर क्यों आता है, इसके पीछे के क्या कॉजेज हैं। भाई धरातल के अंदर तो कोई जा नहीं सकता है और ना ही हमने धरातल के अंदर हम किसी चीज़ को देख सकते हैं, लेकिन जब ये मैग्मा यहाँ से बाहर निकलता है और जब तक ये धरातल के अंदर है ये मैग्मा, इसमें गैसेस मिली होती हैं तो इसे मैग्मा कहा जाता है। जब ये मैग्मा यहाँ से बाहर निकलेगा तो वो
उससे उसमें जो गैसेस होती हैं वो सारी गैसेस एटमॉस्फेयर में चली जाती हैं। उसके बाद जो रिमेनिंग जो मटेरियल होता है वो इस धरातल पर क्या होता है, ठंडा हो जाता है और सॉलिडिफाई हो जाता है। ठीक, तब उसे कहा जाता है लावा। तो हमारे साइंटिस्ट इसी लावा का अध्ययन करते हैं और इसी लावा का अध्ययन करने के पश्चात उन्होंने कुछ कारण बताए हैं, जो कारण जिस वजह से ये मैग्मा यहाँ से बाहर निकलता है। तो उसमें से सबसे पहला कारण जो है वो है हमारी धरातल के अंदर अत्यधिक टेम्परेचर का होना। दूसरा जो कारण उन्होंने बताया कि धरातल पर बहुत सारी जगहों पर क्या है, कुछ वीक पॉइंट्स हैं जहाँ से ये मैग्मा क्या है, बाहर निकलता है। तीसरा कारण उन्होंने ये बताया कि अर्थक्वेक, यानी अर्थक्वेक आता है और अर्थक्वेक की वजह से क्या होता है कि धरातल में बहुत सारी जगहों पर जो स्ट्रक्चर होता है वो क्रैक पड़ जाते हैं जहाँ से ये मैग्मा बाहर निकलता है। और चौथा उन्होंने ये कारण बताया है कि धरातल के अंदर जो ये मैग्मा है यहाँ पर बहुत सारी गैसेस होती हैं और जिन गैसेस की वजह से ये मैग्मा यहाँ से बाहर निकलता है। तो आइए समझते हैं इन कारणों को वन बाय वन कि टेम्परेचर कैसे यहाँ पे काम कर रहा होता है। कि जो हमारी क्रस्ट है, हमारी क्रस्ट का जो औसत तापमान होता है यानी जो एवरेज टेम्परेचर लगभग 15 डिग्री सेल्सियस होता है। वहीं अगर हम इस मेंटल की बात करते हैं, यहाँ टेम्परेचर लगभग 1200 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। और अगर हम एवरेज टेम्परेचर की बात करें तो वहाँ पर 1000 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है। वहीं अगर हम कोर की बात करते हैं तो वहाँ जो टेम्परेचर होता है 5000 डिग्री सेल्सियस होता है। तो अब इतना ज़्यादा टेम्परेचर यहाँ पर क्यों होता है, इसके पीछे कारण ये होता है कि हमारी अर्थ के अंदर यानी धरातल के अंदर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स पाए जाते हैं और उन रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में लगातार विघटन हो रहा होता है और उनके विघटन से क्या होता है, लगातार हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही होती है। इसके अलावा वहाँ पर और भी कुछ केमिकल होते हैं जिनमें केमिकल प्रोसेस चल रहे होते हैं। इसके साथ ही वहाँ पर जो हमारी क्रस्ट है उस क्रस्ट का एक्सेसिव प्रेशर यानी अत्यधिक दाब जब वहाँ पर पड़ता है, इसकी वजह से भी वहाँ पर क्या होती है, टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो यही कारण है कि यहाँ पर जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। और धरातल के अंदर अगर हम यहाँ से वो हम इस तरह से महसूस कर सकते हैं, अगर हम अपनी क्रस्ट से और धरातल के अंदर जाएं तो प्रत्येक 32 मीटर पर टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ जाता है। फिर अगर मैं और 32 मीटर आगे जाऊंगा टेम्परेचर 1 डिग्री और बढ़ जाएगा। तो इसका कारण ये है कि धरातल के अंदर का जो तापमान है वो क्या है, बहुत ज़्यादा गर्म है। अब इतना ज़्यादा एक्सेसिव टेम्परेचर जब यहाँ पर होता है तो अब ये जो मैग्मा होता है जो कि बहुत ज़्यादा गर्म होता है, ठीक है ना, इसको बाहर निकलना होता है। तो जहाँ इसको वीक पॉइंट मिलता है वहाँ से ये बाहर निकल जाता है। दूसरा कारण मैग्मा का बाहर निकलने का ये होता है कि हमारी अर्थ पर बहुत सारी जगहों पर क्या होते हैं, वीक पॉइंट्स होते हैं। वीक पॉइंट का मतलब क्या होता है, खासकर वीक पॉइंट कहाँ पर होते हैं, जहाँ पर प्लेट्स के मार्जिन होते हैं। भाई जैसे मान लो एक प्लेट ये है और दूसरी प्लेट है, इन प्लेटों के मार्जिन पे, ठीक है ना, तो बीच में क्या होते हैं, जगह होती है। तो जैसे ही मैग्मा को ये वीक पॉइंट मिलता है तो वो एनर्जी क्या होती है, मैग्मा के रूप में इन क्रैक्स से क्या होती है, बाहर निकल जाती है। तो यही तो कारण है कि जो पैसिफिक ओशन में जिसे रिंग ऑफ फायर बोला जाता है, तो जो रिंग ऑफ फायर में जितना भी वोल्केनिक इरप्शन हो रहा होता है वो सब प्लेट के मार्जिन पर हो रहा होता है। तीसरा जो कारण है वो है गैसों की उत्पत्ति। भाई हमारी धरातल के अंदर कुछ गैसें तो पहले से मौजूद हैं, लेकिन इन गैसों में सबसे ज़्यादा जो रोल प्ले करती है वो है जलवाष्प। अब जलवाष्प कैसे बनेगा, भाई हमारे धरातल में रेनफॉल होता है यानी वर्षा होती है, तो वर्षा का पानी रिस 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 के और यहाँ नीचे गिर रहा होता है। ऐसे ही जो समंदर होते हैं तो समंदर का जो तल होता है वहाँ से भी पानी रिस रिस के क्या होता है, वो इस एस्थेनोस्फीयर के इस हॉट मैग्मा में गिर रहा होता है। अब आपको पता ही होगा कि जब भाई पानी को गर्म किया जाता है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, स्टीम में या वाटर वेपर में। तो लगातार जब यहाँ से पानी अंदर गिर रहा होगा, यहाँ से समंदर से भी पानी रिस रिस के नीचे जाएगा, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा अमाउंट में क्या बनता है,
वाटर वेपर बन जाता है। अब जब वाटर वेपर बनेगा तो वाटर वेपर का वॉल्यूम क्या होता है, ज़्यादा होता है, और उसका प्रेशर भी क्या होता है, ज़्यादा होता है, जिस वजह से जो वाटर वेपर है वो यानी स्टीम है वो अब बाहर निकलने की कोशिश करेगी, ठीक है ना। अब बाहर निकलने के लिए उसको भी क्या चाहिए होता है, कोई वीक पॉइंट तो चाहिए होता है। तो जहाँ उन्हें धरातल के नीचे से कोई वीक पॉइंट मिलता है तो वो एनर्जी के रूप में मैग्मा बाहर निकल जाता है। और चौथा जो रीजन है कि ये मैग्मा क्यों बाहर निकलता है, उसका रीजन है अर्थक्वेक यानी भूकंप। जब भूकंप आता है तो भूकंप की वजह से क्या होता है कि हमारी जो क्रस्ट है ना, इस क्रस्ट में बहुत सारी जगह पर क्या होते हैं, दरार पड़ जाती है। तो जैसे वो दरार पड़ती है तो नीचे से मैग्मा वो क्या है, एक एनर्जी है, उस एनर्जी को बाहर निकलना होता है। तो जैसे वीक पॉइंट मिलेगा तो वो वहाँ से सीधे सीधे बाहर निकल जाती है। तो इस तरीके से ये 4 पॉइंट हैं जिनकी वजह से ये जो मैग्मा है धरती के अंदर से और ये बाहर की तरफ निकलता है। तो आई थिंक आप लोगों को आज का ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। कल की क्लास में हम यहाँ पर पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप के जो हमारे वोल्केनोज होते हैं। इसके अलावा जब ये मैग्मा यहाँ से बाहर निकलेगा तो कुछ मैग्मा धरातल के अंदर दरारों में घुस जाता है और वहीं पर वो ठंडा हो जाता है और अलग अलग तरह की स्थलाकृतियाँ बनाता है। इसी तरीके से कुछ मैग्मा जब जो धरातल से बाहर आता है उससे गैसें जब उड़ जाएंगी तो बन जाएगा लावा। जब वो लावा यहाँ ठंडा हो जाएगा तो उससे भी अलग अलग प्रकार की स्थलाकृतियाँ बनती हैं। ये हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड कर रहा हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ यार इसको शेयर करें, इसको सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं फिर हम एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। थैंक यू सो मच।